एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस में क्या क्या है, तो इस डायमेंशंस का यूज कहाँ पर सबसे पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी और उसमें जो इक्वेशन दिया होगा उसका करेक्टनेस चेक करते हैं। कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं, जैसे मान लो इक्वेशंस ऑफ मोशन ही होता है, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन है तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज, जो इसमें से वेलोसिटी है, एक्सप्रेशन लगता है, तो ये जो है इक्वेशन करेक्ट या नहीं करेक्ट है, हम डायमेंशंस का यूज करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए अगर ये h इक्वल टू तो मतलब होता है यू टी प्लस हाफ जीपीएस, ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इसको भी हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। डायमेंशंस के ऊपर से हम लोग इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में डायमेंशंस लिखेंगे और देखेंगे दोनों साइड का डायमेंशंस अगर सेम है तो करेक्टनेस उसका चेक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक एक करके बताऊँ to establish the relation between the physical quantities। अब फिजिकल क्वांटिटीज दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी दिया है और रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसे यही है h इक्वल टू u प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, तो एस्टेब्लिश हो सकता है इस डायमेंशन के लिए। और थर्ड दिया है टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। कहने का मतलब ये है, सपोज करो अगर स्पीड दिया है वहीं पे 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट कर देना है किस चीज में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है विद हेल्प ऑफ डायमेंशंस, तो उसको किया जा सकता है। डायमेंशंस के यही यूजेस, ठीक है। और ये तो बात हो गई एप्लीकेशन से, पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे कि उसका लिमिटेशन क्या है, यानी उससे हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ लिमिट होता है, तो उसमें एक होता है जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन थीटा cos थीटा इस टाइप का, तो उसकी वैल्यू हम लोग नहीं कर सकते। लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का होता है e की पावर x, बाकी लॉग तो अलग अलग जैसे log x बेस टेन या log x बेसी, लॉग वाले टर्म हो, एक्सपोनेंशियल हो, या फिर मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बता दिया, तो वहाँ पर ये नहीं कुछ होता है, ठीक है। साथ ही अगर कोई हम लोग फॉर्मूला डेराइव तो किए, यहाँ पे एस्टैब्लिश किया फॉर्मूला, लेकिन उस फॉर्मूला में कोई अगर कांस्टेंट टर्म है तो उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। और एक लास्ट है यहाँ पे जो एस्टैब्लिश करने वाली बात है, तो इसमें मतलब मैक्सिमम 4 फिजिकल क्वांटिटीज तक तो बहुत इजीली जो है इसका रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, 5 6 हो जाता है, लिमिट होता है 5 या उससे ज़्यादा हो जाएगा नहीं, ठीक है। ये उसका लिमिटेशन एक एक करके, और हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, लेकिन इससे पहले भी कुछ बातें हमको बतानी चाहिए, ठीक है। अभी बताता हूँ। जो फर्स्ट हमने बताया कि करेक्टनेस चेक करने के लिए टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द एनी इक्वेशन विच इज इन द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में कोई अगर इक्वेशन है तो उसका करेक्टनेस चेक करने के लिए, तो उससे पहले एक रूल है। रूल ये है कि हम लोग केवल सेम फिजिकल क्वांटिटीज वाले टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर कहीं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ है, तो u और ए टी दोनों क्या है, ऐड किए गए प्लस है, हाँ वो थोड़ा सा हमसे ऐसे, ठीक है। ये जो ए टी और u ये तभी इनके बीच में प्लस का साइन लगा है या जोड़ा गया है
जब इनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। मैंने ये बताया कि ओनली सेम काइंड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अरे अगर u प्लस 80 लिखा हुआ है तो डायमेंशंस ऑफ u विल बी सेम एज द डायमेंशंस ऑफ द 80, यानी 80 वही फिजिकल क्वांटिटी है जो u की, यानी ये यहाँ पर अगर वेलोसिटी आ रहा है तो a और t को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी वेलोसिटी ही है। कैसे, जहाँ पर u का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, और अगर हम AT की बात करें तो A का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड टू द पावर मिलीसेकंड। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये भी आएगा मीटर पर सेकेंड, आएगा ना, ये भी आएगा मीटर पर सेकेंड भी आएगा। और इसका यूनिट क्या बताया, वेलोसिटी का, इसका भी तो यूनिट जो है वही है, मीटर पर सेकेंड ही है, यानी कि ये दोनों तो सेम फिजिकल क्वांटिटी है। और इधर जो लेफ्ट साइड है, दूसरा रूल है कि द डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड का डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन राइट साइड का होगा। तो इस ये भी तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब कि इसमें जो टर्म्स आपस में ऐड हुए या सेपरेट हुए वो तो सेम होंगे ही होंगे, साथ ही साथ दूसरा रूल ये है कि द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑन द राइट साइड, दोनों साइड का डायमेंशन। ये दो रूल जान करके तब हमने जो फर्स्ट वाला रेडी लगाया था, चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल देखो, पहले रूल लिखो, ये जो है ना कुछ रूल लिख लो, दो रूल लिखा देते हैं, उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन लिमिटेशन नहीं, लिमिटेशन नहीं, ये रूल है कुछ, जैसे फर्स्ट जो हम लोग डेफिनेशन करेंगे ना तो उसके लिए कुछ रूल, दो रूल है, तो ये फर्स्ट रूल बोले ओनली द सेम काइंड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, only the same kind of physical quantities can be added or subtracted in any equation of the physical quantities, यानी ऐसा इक्वेशन जो फिजिकल क्वांटिटीज का हो उसमें केवल तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब जो फिजिकल क्वांटिटीज हो तो वो उनके यूनिट्स या उनके डायमेंशन सेम हो, जैसे मैंने इसमें बताया कि u जो है वो भी वही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा जो 80 को, इसलिए ये दोनों सेम है तभी इनको ऐड किया गया। ठीक है, सेकंड रूल लिखो, सेकंड रूल में ये बताया कि इसमें जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन होता है इक्वेशन का वो सेम होता है राइट साइड के डायमेंशन से। तो लिखो द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशंस लिख देना क्योंकि कभी कभी लेफ्ट साइड में भी दो से ज़्यादा टर्म होते हैं, राइट साइड में भी होते हैं। द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड, द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द राइट साइड, डायमेंशंस ऑफ द राइट साइड in a equation of physical quantities, in a equation of physical quantities। बस यही दो रूल याद रखना है और इसी दो रूल से हम लोग किसी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं और वो रिलेशन भी एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल इसका, इसमें अब जो है ना फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था फर्स्ट
टू चेक द करेक्टनेस, तो ये हेडिंग डाल लो और इसी का एग्जाम्पल टू चेक द करेक्टनेस मतलब वो दिया हुआ जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन of the physical quantities of the physical। तो यहाँ पे इसका करेक्टनेस चेक करना है तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन, उसका डायमेंशन ठीक है, लिखा जाएगा राइटिंग dimensions on both sides, दोनों साइड का एक ही बार डायमेंशन लिखते हैं वी गेट। अब लिखने के बाद हमको क्या मिलेगा, v का डायमेंशन लिखना है यानी डायमेंशन ऑफ v लिखना है। चाहो तो डायमेंशन लिख के भी कर सकते हो, और जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लैंग्वेज लिख दिया है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। v का डायमेंशन L e to the power माइनस होगा ना, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए L हो गया, सेकंड का T होता है तो उसको पावर। फिर इसका लिखा जाएगा क्या होगा L e to the power माइनस प्लस इसका एक्सेलरेशन का L e to the power माइनस 2 और टाइम का कैपिटल T। तो ये आ जाएगा कितना L t to the power माइनस 1 प्लस ये आएगा L t to the power माइनस, ये 2 टाइम्स करके L t to the power माइनस 1। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान देना, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है ना ये डायमेंशन लेस होता है, तो इस 2 या 3 या किसी कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। मैंने ये तो लिखा था कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशंस के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमको डायमेंशंस देखना है ना कि कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आता है तो वो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए हम इस 2 को इग्नोर कर देंगे या लिख देंगे सिंस 2 इज अ नंबर, ये एक नंबर है ठीक है, और नंबर हो गया या इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट है, और जब भी नंबर या कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या होगा 2 विल बी डायमेंशनलेस, इसका डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हुए तब हम लिख देंगे L t की पावर माइनस 1 और इधर भी L t की पावर माइनस 1, यानी डायमेंशन हमको देखना है कि दोनों साइड से हमको कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, कोई पाई 2 पाई ऐसा कुछ आ जाता है तो उसको कोई नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों का डायमेंशन सेम है, the dimension on both sides are same, therefore the given formula relation is correct। डायमेंशन लिख देना है, कोई कांस्टेंट आएगा तो उस पर ध्यान नहीं देना है, कांस्टेंट जो है डायमेंशनलेस होगा तो उसको डालना है। हमें देखना है लेफ्ट और राइट डायमेंशन जो है तो करेक्ट है नहीं है। देखो अभी हम लोगों ने इसका करेक्टनेस चेक किया, ठीक है, ये फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए था और इसमें रिलेशन ये था x = 1/2 gt, where x is the height from the ground level
and t is the acceleration, g is the acceleration due to gravity and t is the time. तो रूल्स वही है कि बोथ साइड्स हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, लिखा है क्या, डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन एल हो जाएगा, हाफ जो होता है नंबर है कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है, उसको हटा ही दिया। अब बच गया जी, जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एक्सेलरेशन कोई भी तो उसका जो डायमेंशन होगा एल टू द पावर -2 बताया था इसको, और टाइम है तो टी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, टी टू द पावर -1 आ जाएगा, इधर टी का टर्म है ही नहीं तो एल टी की पावर 0 लिख सकते हैं, एल टी की पावर 0 लिख दो। Now we see that the dimensions on the left hand side and the dimensions on the right sides are not same because here there is no term of t, या t अगर कहे कि है लेकिन इसकी पावर 0, यहाँ t की पावर कितनी -2, तो इसकी डायमेंशन सेम नहीं है तो 0 रिलेशन रॉन्ग हो गया। अब जब रॉन्ग हो गया तो कभी कभी ये कहेगा कि आप राइट रिलेशन एस्टेब्लिश करिए, तो जो हमने सेकंड मेथड बताया था, सेकंड यूजेज एप्लीकेशन, यानी कि उसको एस्टैब्लिश करेंगे फार्मूला कि करेक्ट फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है होल्डिंग डाल दो, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन, सेकंड जो है टू एस्टैब्लिश द रिलेशन, एस्टैब्लिश द फार्मूला फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम a certain height, establish the formula of free falling body from a certain height, ठीक है। तो अब वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा मास पे, क्या डिपेंड करता है, क्या नहीं करता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और उसके बाद डिपेंड करता है टाइम पे डिपेंड करता है कितने देर में गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट लिख देते हैं दैट a body is falling from the certain height, को मान लेते हैं x ही मान लेते हैं, ठीक है, x भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं certain height x। अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, it depends on the a पावर और कितना, a raised to या a पावर 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, रेस्ट करके लिखेंगे डायरेक्टली लिखेंगे, खाली लिख दे प्रोपोर्शनल, इट डिपेंड्स ऑन द a raised to g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये a रेज्ड मतलब a के ऊपर जो है ना पावर है, a रेज्ड टू g यानी कि g की पावर a, and b रेज का करना इसमें ना तो पावर 0 मिलना, टू लिख देता हूँ, पावर कितना 2, ठीक है, यहाँ भी पावर जोड़ देते हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना, यहाँ पे यानी g की पावर a और t की पावर b पे डिपेंड करता है। इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, दैट इज x is directly proportional to g to the power a and t to the power b। ये लिखा हुआ it depends on the a raised to power g and b raised to power t। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, x इक्वल टू
यहाँ पे कोई कांस्टेंट k लगेगा, g टू द पावर a एंड k टू द पावर b। ठीक है, जब भी कॉन्स्टेंट हटाते हैं यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। यहाँ भी मेंशन कर दो वेयर k इज any proportionality constant, कोई proportionality constant। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है इसके दोनों साइड से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, प्रोपोर्शनल हटा के बाद हटाने के बाद फर्स्ट मान लेते हैं, और फिर वही राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, writing dimensions on both sides, दोनों तरफ का डायमेंशन। x डिस्टेंस है, हाइट है, इसका डायमेंशन आएगा ना, k कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, उधर राइट पर मेंशन कर देना। g क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l e टू द पावर माइनस होल टू द पावर a, एंड t जो है इनका t लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे जो भी पावर दिया है, इसका मतलब इसका भी पावर ए होगा और इसका भी पावर ए होगा, इसका पावर b, तो क्या आएगा, l टू द पावर a और t टू द पावर यहाँ पे आएगा, इसको पावर ऑफ पावर तो पावर को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 इंटू a, तो माइनस 2a, ये माइनस 2a, और t इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है जब बेस सेम होता है, तो इसका पावर इंटू में है तो ये प्लस b भी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब इधर देखो l का टर्म है और t का टर्म, इधर तो क्यों रही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं l t टू द पावर 0, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो l की पावर 1 है, यहाँ t है तो t टू द पावर 0 लिखेंगे। इधर जो टर्म होगा वही टर्म, अगर इसमें m का होता इधर नहीं होता, या इधर m होता इधर नहीं होता, तो हम m की पावर 0 लिखते। ऐसा क्यों लिखते, क्योंकि हमको दोनों साइड कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। तो यहाँ कंपेयर करना है, किस चीज का कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ पावर्स ऑफ द डायमेंशंस का पावर हम लोग डायरेक्टली comparing powers से इसको एक्सपोनेंट निकालना ना, on both sides, दोनों साइड पावर्स को कंपेयर करेंगे। m की पावर यहाँ 1 है, उधर m की पावर a, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1, आएगा ना। उधर t टू दी पावर क्या है, माइनस 2a प्लस b, और इधर t की पावर कितना है, 0। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इस पे रख लेंगे, a की वैल्यू रखेंगे तो माइनस 2a इंटू 1 प्लस b, इधर 0। अब माइनस 2 इंटू 1 जो होता है ना, माइनस 2 होता है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा प्लस। हम लोगों ने इस तरह से a और b जो कांस्टेंट था, जो कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर g का पावर कितना होना चाहिए था, t का पावर कितना चाहिए था, वो यहाँ से निकालना। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ values of a and b की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट
रखेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, g टू दी पावर, g की वैल्यू है कैसे, g की पावर a है और a की वैल्यू है 1, और यहाँ आ जाएगा t टू दी पावर b है, उसकी पावर है 2, x इक्वल टू k g t स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो होता है इस डायमेंशंस का ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू से नहीं फाइंड आउट कर सकते। 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हो जाती हैं, 3-4, तो उसका एस्टेब्लिश करना संभव नहीं। अगर इसमें कोई कांस्टेंट आता तो उसको नहीं निकाल सकते, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, ऐसा कोई टर्म आता है तो उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये इसके डिमेरिट्स है, लिमिटेशन। तो एक लिमिटेशन वही है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म आया है उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम लोग लेकिन लिखेंगे लास्ट में बाई प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ k इज 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाई एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली, k इक्वल टू होता है 1/2। देयर जब k की वैल्यू 1/2 होता है तो यहाँ पे रख देंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 gt। यही जो होता है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है, दिस इज formula for free falling body, तो इस तरह से हम लोग डायमेंशंस का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मगर इसमें भी लिमिटेशन है कि जो फॉर्मूला होना चाहिए उसमें एक टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दो टर्म है, या बी इक्वल टू यू प्लस ए टी दो टर्म है। जहाँ दो टर्म आएगा वैसा नहीं हो, सिंगल टर्म होना चाहिए कुछ भी, तो वहाँ पर हम लोग रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दो यूजेस बता दिया, पहला यूज बताया था करेक्टनेस चेक करना, दूसरा हो गया इसका क्या, फॉर्मूला को एस्टैब्लिश करना।